फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज हमारा 10वां वीडियो है और 99 वीडियो में 10वां वीडियो हमारा चैनल के प्लेलिस्ट पर है। और बाकी अगर 9 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो बाकी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं बाकी वीडियो का क्या स्टैंडर्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में आए हुए 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी रेफरेंस में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। तो ये सवाल किस दिन का है वो देख ले। 23 अगस्त 2022 का ये सवाल है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो तीनों शिफ्ट का हम लोग देखेंगे ही। बाकी 17, 18 और 22 अगस्त का आपका दे दिया गया है। ये लेवल 1 का एग्ज़ाम यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो जो पहला सवाल है वो आपका कथन निष्कर्ष से है। सवाल कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। कथन 2, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, कथन 1 सही है, 2 गलत, दोनों सही है, 2 सही है, 1 गलत, दोनों गलत। तो क्या है इसका जवाब वो हम लोग पता लगाते हैं। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब दोनों गलत है। अब दोनों गलत कैसे है वो हम लोग बताएं। जो आपका मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसमें से मेंडलीफ ने 2 तत्वों का रिएक्शन को गौर किया, एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया और एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो यहाँ आपका कार्बन दिया हुआ है, यही बात आपका गलत है। और इन तत्वों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील, और यहाँ दिया है कम अभिक्रियाशील। तो इसीलिए आपका दोनों कथन आपका गलत हुआ। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों की सक्रियता को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और लगभग ज़्यादातर तत्व इनसे यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसे निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं। तो उसमें जो क्षार है वो आपका NaOH को डिनोट करता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोर है वो क्लोरीन को डिनोट करता है और क्षार NaOH को। क्लोर क्षार प्रक्रिया में NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल कहता है, जिसमें यह क्वेश्चन नंबर 12 उस सेट में था, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? एल्काइन, अल्केन, अल्काइल या अल्कीन। तो देखिए ये सवाल का जवाब क्या है? सही सवाल का जवाब आपका है एल्कीन। लेकिन ये समझने वाली बात है, इसका हम लोग फुल डिटेल हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके होते हैं 3 प्रकार। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है आपका अल्केन यानी अल्केन, और एक होता है आपका अल्कीन, और एक होता है आपका अल्काइन। अब तीनों में कार्बन का गिनती का बात करें तो अल्केन में जितना आपका कार्बन होगा उससे 2 गुना से 2 अधिक यानी 2n+2 आपका हाइड्रोजन होगा, और अल्कीन में जितना आपका कार्बन होगा उसका ठीक 2 गुना हाइड्रोजन होगा, और अल्काइन में जितना आपका कार्बन होगा उसका 2 गुना से 2 कम आपका कार्बन होगा। तो जो CnH2n है वो आपसे पूछा गया है, ये वाला क्या है? तो ये आपका क्या है? अल्कीन है। और यहाँ जो तीसरा ऑप्शन आपका है अल्काइल, ये क्या है? जब भी कभी जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई अल्केन है CH4, ये आपका मेथेन है, C2H6 ये आपका एथेन है। अब एल्काइल किसे बोलते हैं? जब आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कोई चीज़ जुड़ने के लिए यहाँ जगह रह जाएगा, जैसे यहाँ C2H5। तो ये वाला जो है इसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये एक हाइड्रोजन गायब होने के बाद जो बनता है उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और ये आपका अल्केन है। तो हाइड्रोकार्बन का 3 समूह, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरेबली यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो जो भी विद्युतीय तापन यंत्र होते हैं उसमें से तापन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल कौन सा है? कॉन्स्टेंटन, निक्रोम या फिर टंगस्टन या टिन लेड एलॉय, किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप यही समझिए हीटर तार में किसका इस्तेमाल होता है, बस वही है आपसे सवाल। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो निक्रोम। निक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है। निकेल में दो धातुएं हैं, एक है निकेल और एक है क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है जिसका इस्तेमाल आपका विद्युत हीटर में किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में आपका किसका इस्तेमाल होता है? तो निक्रोम का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोधकता है वो बहुत हाई है, इसका जो प्रतिरोध है वो भी बहुत हाई है, और इसका जो गलनांक है वो भी आपका हाई होता है। अगला प्रश्न सवाल है, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा? यानी कहाँ पर अवतल दर्पण सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? 2f, f और 2f के बीच, f या 2f के परे, तो कहाँ पर बनाएगा? चलिए देखते हैं। तो सही जवाब जो इसका है वो आपका f पर। कैसे, ये हम लोग को समझना है। तो चलिए एक अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हम लोग बना लेते हैं। तो ये रहा आपका मुख्य अक्ष। अब मान लिया जाए ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र। अब अनंत से आने वाली किरणें यानी बहुत दूर से जब कोई वस्तु अगर का आएगा, अगर मान लिया जाए वहाँ से लाइट, तो उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर आपका फोकस से होकर गुजरेंगी, जो समांतर है वो फोकस से आपका गुजरेंगी। अब देखिए जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। अब इसका साइज क्या है? तो इसका साइज जो है वो आपका बिंदु साइज है। बिंदु साइज मतलब अत्यधिक छोटा, और किरण वास्तव में मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। देखिए अत्यधिक छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है फोकस पर। यही है आपका जवाब। अगला प्रश्न, ये सवाल थोड़ा गौर करने वाला सवाल है, जबकि सवाल आसान है। सवाल क्या कहता है? चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी, क्यू, आर और एस, देखिए पी, क्यू, आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु है। अवतल दर्पण है, इसका सतह पर स्थित 4 बिंदु। यदि बिंदुओं पी, क्यू, आर, एस को की वक्रता केंद्र से दूरी r1, r2, r3, r4 है, यानी वक्रता केंद्र से दूरी ये हुआ आपका r1, ये हुआ आपका r2, ये हुआ आपका r3, ये हुआ आपका r4। तो कहता है कि इनके बीच क्या संबंध है? क्या सभी बराबर हैं और r2 बराबर नहीं है r3 के, या सभी बराबर हैं, या फिर बड़ा छोटा है? क्या है इसका रिलेशन? तो यहाँ तो आपका या फिर r1 सबसे छोटा और r4 सबसे बड़ा, या r1 सबसे बड़ा और r4 सबसे छोटा। तो इसका सही जवाब का तलाश करते हैं। सही जवाब जो इसका है वो आपका हो जाएगा सभी बराबर है। क्यों बराबर हैं वही आपका है। देखिए जो आपका ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र होता क्या है? कोई भी गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है, और उस गोले का जो केंद्र होता है, वो गोला, जैसे मान लिया जाए हम लोग गोला बनाते हैं ऐसे, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही है वक्रता केंद्र। अब जब ये गोला है यानी वृत्त है मान लीजिए, तो इसका त्रिज्या कहीं भी नापेंगे बराबर ही होना चाहिए। इसका मतलब r1 बराबर r2 बराबर r3 बराबर r4 इस दर्पण में मौजूद कोई भी बिंदु ये C से बराबर दूरी पर ही स्थित होगा, क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इस वजह से ये सभी बराबर है। तो सवाल बहुत ज़्यादा पेच नहीं है, बस सवाल आपको समझना है। अगला प्रश्न, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है, शरीर का हार्मोनल बैलेंस को बदल देती हैं, और इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, गर्भाशय का स्तर टूट जाता है, अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं, निषेचन नहीं होता। तो किस वजह से निषेचन नहीं होता है यह आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या है कि अंडाणु ही मुक्त नहीं होता है, इस वजह से निषेचन नहीं होता है। यही है इसका सही जवाब। और ये असर किसका है? तो ये आपका मुखी गोलियों का असर है। अगला सवाल, यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। यौगिक है X और वो पारदर्शी है, क्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें स्वच्छक गुण है
और इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है, तो एक्स का पहचान कीजिए। तो किसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है और वह पारदर्शी क्रिस्टल है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धोवन सोडा या ब्लीचिंग पाउडर? तो चलिए सही जवाब की तलाश में। तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा धोवन सोडा। धोवन सोडा जिसका आपका फॉर्मूला जो है वो आपका होता है Na2CO3। तो इसका इस्तेमाल कांच का निर्माण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह पारदर्शी होता है। कांच का निर्माण करने का पहला रीजन इसका है, यह पारदर्शी होता है। इसलिए स्वच्छक गुण का मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। तो धोवन सोडा का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है, आपको भी पता है। बाकी जो बेकिंग सोडा है वो उसका सूत्र आपका NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट CaOCl2 होता है। तो ये सभी अलग अलग चीज़ हैं। इसे हम लोग विरंजक चूर्ण का संज्ञा भी देते हैं। तो ये आपका विरंजक चूर्ण हुआ। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंस डज नॉट यूज इलेक्ट्रिक मोटर? तो किसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं है? इलेक्ट्रिक मिक्सर, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फैन। तो देखिए मिक्सर में तो मोटर होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, फैन में भी होता है। ये आयरन ही है, इसमें नहीं होता। इसका मतलब यही होना चाहिए जवाब। तो देखते हैं क्या है। तो सही जवाब वही है, इलेक्ट्रिक आयरन में मोटर का यूज नहीं होता है, उसमें हीटिंग एलिमेंट का यूज होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कुल धारा कितना बहेगा। तो चलिए क्या है इसका आंसर वो देख लें, फिर तो हम लोग बनाएंगे ही। सही जवाब आपका 2.5 एम्पियर है। अब बात यह है कि 2.5 एम्पियर का क्या सीन है वो पहले हम लोग जानते हैं। 4 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो चलिए बैटरी आपका कितना है? 5 वोल्ट का। तो ये आपका 5 वोल्ट का बैटरी है और 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। ये 4 ओम के 2 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक है आपका 4 ओम और दूसरा भी आपका कितना है? 4 ओम। अब सवाल पूछता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप गौर कीजिएगा, ये 5 वोल्ट जो आपका है, ये 5 वोल्ट वोल्टेज ये जो जाएगा इससे धारा आपका जाएगा I। तो ये I आपका दोनों में आपका बहेगा, 4 ओम के थ्रू और ये 4 ओम के थ्रू। तो दोनों में जितना जितना धारा बहेगा दोनों का योग हमको ज्ञात करना है। अब देखिए आपका ये धारा जो है ये आपका हो जाएगा I1 और ये धारा क्या हो जाएगा? ये धारा हो जाएगा I2। तो जब हम I1 निकालेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1 और जो हमारा I2 निकलेगा वो निकलेगा V/R2। अब यहाँ पर गौर कीजिए, तो टोटल जो I होगा हमारा कुल करंट वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा I1 + I2। अब I1 का मान कितना है? V/R1 और I2 का मान कितना है? तो V/R2। अब देखिए V का मान क्या है? 5। तो एक बार 5/4 और एक बार 5/4। तो 5/4 5/4 को जोड़ेंगे तो 2 आपका 5/4 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2.5। अब देखिए 2.5 एम्पियर आपका आंसर भी है। क्यों है, कैसे है, बखूबी आप देख सकते हैं। दोनों से धारा जाएगा और दोनों में धारा बटेगा, दोनों धारा का योग ज्ञात किया गया है और ये आपका ओम का नियम से है। ओम का नियम V/IR होता है और इसी से I का मान निकाला गया है V/R। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन विथ आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सवाल है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा सभी सही हैं, यानी गलत का पता लगाना है। तो जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशानुगत होते हैं। जीन युग्मों में आते हैं। तो यहाँ क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब आपका क्या है? यहाँ जो कह रहा है आपका कि प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये आपका गलत है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के प्रतिरूप नहीं होते, बल्कि दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं। यही आपका गलत है। जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। विशिष्ट इकाइयों में जीन वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और जीन जोड़े में आते हैं, जिसे जाइगोट भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक ही जीन के 2 प्रतिरूप नहीं होते, बल्कि अलग अलग के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो क्या हो सकता है? दोनों गलत, दोनों सही, दो गलत, पहला सही दूसरा गलत। तो क्या है इसका सही जवाब? तो सही जवाब आपका क्या है? ये दोनों कथन सत्य हैं। जितने भी आपके कार्बन यौगिक हैं, उनके जितने भी कार्बन यौगिक खास करके हैं, उनके गलनांक तो लो होते ही हैं, साथ में ये बिजली के कुचालक भी होते हैं। इसका एक अपवाद है, जो कार्बन का अपरूप जो होता है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ही केवल है जो बिजली का सुचालक है, और ग्रेफाइट के अलावे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बिजली के ज़्यादातर कुचालक होते हैं, और इनका गलनांक क्वथनांक लो होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट, अवक्षेप, विलेय लवण या जलीय लवण। तो क्या कहलाता है वो, ये हमें तलाश करना है। तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा अवक्षेप। जब भी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई अविलेय पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेप का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जिसे पीपीटी से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न, सवाल है कि किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन, रेगुलेशन ऑफ विच टू सब्सटेंस इज डन बाय द किडनी। सवाल कहता है कि किडनी एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन और परासरण रेगुलेशन करता है ह्यूमन में, यानी परासरण का नियमन करता है। तो किन दो पदार्थों का नियमन किडनी के द्वारा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन, या जल और ऑक्सीजन, या जल और लवण, या चीनी और लवण। तो इसका सही जवाब क्या है? किन दो चीज़ों का रेगुलेशन करता है? रेगुलेशन तो वो है वाटर एंड साल्ट, यानी पानी का रेगुलेशन करता है, पानी को छानता है, और फिर साल्ट जो भी आपका लवणीय मात्रा है उसको अलग करने का किडनी का काम है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, यहाँ तो 71वां सवाल है, शायद ये 15वां सवाल हो सकता है या 16वां सवाल है। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। उसी तार से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले अन्य तार का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो ये सब डाटा दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है। सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ज्ञात तो करना ही है। तो सही जवाब इसका आपका 9R है, लेकिन सवाल ये उठता है कैसे, यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सूत्र आपका जो होता है R बराबर ρL/A होता है। अब देखिए सवाल कहता है कि आपका जो नया R होगा, जिसे R' मान लें, ये लंबाई आपका 9 गुना हो जाएगा। तो लंबाई 9 गुना मान लीजिए, 9L, क्षेत्रफल आपका वही रहेगा। तो अब देखिए 9 गुनी ρL/A, और ये ρL/A आपका इसके समान है, तो इसके जगह में हम लोग R लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा R' बराबर 9R। यही हुआ आपका सही जवाब। आप देख सकते हैं 9R आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू के आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? पानी के अंदर अगर नींबू रख देंगे तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका क्या कारण है? चलिए ट्राई करते हैं जानने का। तो ये कारण प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कारण आपका सिक्का ज़्यादा उभरा हुआ नजर आता है। एक उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए आपका ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल आपको टेढ़ा नजर आ रहा है। क्यों टेढ़ा नजर आ रहा है? क्योंकि आपका इसमें इमेज जो है ये आपका इस डायरेक्शन में आपका होना चाहिए था, लेकिन ये किरण पानी में मुड़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में हो गया है। तो ये अपवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से ही सिक्का उभरा हुआ, आपका मछली जितना नीचे आपका रहता है उससे ऊपर नजर आता है, इसलिए मछली पकड़ने के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं और इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से एक तारों का टिमटिमाना है, जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु से लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धन आपको बताना है। तो आवर्धन आपको पता है m बराबर आपका होता है V/U लेंस के कंडीशन में, दर्पण के लिए माइनस होता है। अब एक बात आप गौर कीजिए, V मतलब आपका क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी।
अब प्रतिबिंब दूरी भी है, अब कहता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, वास्तविक आपका नहीं बन रहा है। तो आभासी बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अवतल लेंस है और आभासी, इधर से आपका अगर किरण आ रहा है तो आभासी बनने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब आपका इधर ही बन रहा है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से इधर ही बनेगा, तो जो भी होगा आपका वो माइनस में होगा, यू तो आपका माइनस में होगा ही। चलिए आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपका सही जवाब आपका क्या है, तो 1/3 दिया है, लेकिन 1/3 आया कैसे है, यही हम लोग को ट्रेस करना है। तो देखिए, जो शुरू में आपको बताया गया कि वो आपका आभासी मतलब माइनस में, तो जो आपका m है, m बराबर हो गया आपका v/u, और v आपका माइनस में ले लिया आप 10, u तो आपका माइनस में होगा ही 30, ये माइनस माइनस कट गया, 10 या 30, 1/3, तो m बराबर कितना आ गया, तो m बराबर आपका आ गया 1/3, जो कि हमारा शुरू में भी यही आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पहले आंसर चेक भी कर लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या ओजोन परत की क्षरण का परिणाम नहीं है, यानी ओजोन परत जो क्षय हो रहा है इसका परिणाम निम्न में से कौन नहीं है। सुनामी, सूर्य से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, या त्वचा कैंसर। तो क्या इसके वजह से नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। सुनामी ओजोन परत का क्षय से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पराबैंगनी किरण आता है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, ये त्वचा कैंसर होता है, ये सभी ओजोन परत के क्षय के कारण होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का क्या कारण है। उद्योग से निकला हुआ रासायनिक अपशिष्ट, अदग्ध शवों का विसर्जन यानी अधजले, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, या कपड़े धोना। क्या कारण है कि वहाँ कोलीफॉर्म जीवाणु से गंगा जल प्रदूषित हो रहा है, तो सही जवाब क्या है, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, यानी बाथरूम का टंकी वाला पानी जो अनुपचारित होता है उस पानी को उसमें डालने से कोलीफॉर्म जीवाणु से प्रदूषित हो रहा है गंगा नदी। अगला प्रश्न, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प गलत है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ गलत को बताया गया है। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जल और भोजन दोनों द्विदिशीय होते हैं। वाहिकाएं और वाहिनाएं मृत कोशिकाएं होती हैं और चलनी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जल की गति साधारणतः भौतिक बल से होती है और भोजन की गति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या है इसका सही जवाब, चलिए तलाश करते हैं। तो क्या है इसका सही जवाब, सही जवाब है जल और भोजन की गति द्विदिशीय होती है, यही आपका गलत है। देखिए, जल और भोजन की गति द्विदिशीय नहीं होती। क्यों, जो पौधा हमारा होता है, मान लिया जाए ये आपका पौधा है, ये आपका इधर तना है, तो जल की गति आपका ऊपर की ओर होगा और जो भोजन की गति आपका ऊपर से नीचे की ओर पूरे पौधे में होगी, तो द्विदिशीय होती ही नहीं है, इसीलिए आपका गलत है। अगला सवाल, डायनेमो में विद्युत धारा किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। तो डायनेमो यानी जनरेटर बिजली पैदा करता है, तो किस सिद्धांत से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चालन या विद्युत चुंबकत्व। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। इसमें खास तौर से किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताएं। मान लिया जाए आपके पास कोई कुंडली है, कोई क्वाइल है, इस प्रकार से अगर आपके पास कोई क्वाइल है और ऐसे आप यहाँ पर कोई क्वाइल में आप गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर है और इसका आपका काटा है। अब मान लिया जाए यहाँ आपका कोई चुंबक है और चुंबक को आप गति करा रहे हैं, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं। तो बदलाव कर रहे हैं आप, इसमें इसको सटने तो नहीं दे रहे हैं। तो बदलाव करने से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आती है, इसका मतलब विद्युत धारा आपका उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न, चयनित पारगम्य झिल्लियां यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वे झिल्लियां होती हैं जो इनमें से किसकी प्रवेश की अनुमति देती हैं। देखिए, आपका जो सेल वाल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, वो सिलेक्टिव होती हैं, कुछ को अंदर आने देती हैं, कुछ को बाहर जाने देती हैं, मतलब चुन चुन के अपना काम करती है। तो देखिए, किसको प्रवेश की अनुमति है, केवल विलायक अणुओं और विलेय को नहीं, केवल विलेय को, विलायक को नहीं, ना तो विलायक ना तो विलेय, और विलायक विलेय दोनों को। तो किसको अंदर आने देती है, यही आपका सही सवाल है। तो सवाल यह है कि केवल कौन आता है, केवल आता है विलायक,
यानी जो मात्रा में ज़्यादा होता है। कोई भी विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलेय आपका कम होता है, चीनी पानी के सॉल्यूशन आपका होगा अगर, तो पानी होगा विलायक, चीनी होगा आपका विलेय। तो केवल अगर आएगा तो केवल पानी आएगा, विलायक आएगा, विलेय नहीं आएगा। यही है चयनित पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एसपीएम जो है ये चयनित सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और एक होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो भी एसपीएम होता है। अगला प्रश्न, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में पी और क्यू का स्थान पर क्या आएगा? तो एजी के साथ पी की जगह में क्या, एनए के साथ तो सीएल आ गया है, अब एनए के साथ सीएल आ गया है, फिर एजी के साथ क्या आएगा, एनए के साथ आपका NO3 आ गया है। तो सवाल में गौर कीजिए, यहाँ क्या आएगा, हम लोग आराम से इसको देखते हैं। ये सवाल आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। देखिए यहाँ आप गौर कीजिएगा तो यहाँ आपका NaNO3 बना है, इसका मतलब इधर भी NO3 कुछ होना चाहिए। तो इधर Ag के साथ आपका NO3। अब देखिए AgNO3 और NaCl, तो Ag और Ag के साथ जैसे आपका Na के साथ NO3 बन गया, तो Ag के साथ क्या बनेगा, Cl, यानी यहाँ पर Cl आना चाहिए। तो एक जगह आपका है NO3 और एक जगह आपका क्या है, Cl। तो यही होना चाहिए NO3 और Cl इसका सही जवाब। तो चलिए देखते हैं कि वही है कि नहीं। हाँ सही है, NO3 और Cl इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सवाल है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। दोनों गलत, दोनों सही, दो सही, पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत। क्या सही क्या गलत, चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब इसका है दोनों सही। कैसे, इसके लिए आपके लिए पीरियोडिक टेबल ऐड किया गया है यहाँ। तो देखिए ये आवर्त और समूह क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 ऐसा 3 4 5 6 7 करते हुए 12 और यहाँ 13 से लेकर 18 तक जो ऐसे वाला लाइन है जितना भी, तो ये खड़ी लाइन जो जितनी भी हैं उन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं, और इनकी संख्या क्या है 18। और ऐसे वाला लाइन कितना है, तो ऐसे वाला लाइन आपका 7 है, इसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। यही हुआ आपका आवर्त सारणी का है। और ये दोनों जो निकला हुआ है ये यहाँ से निकला हुआ है, यानी 6ठा और 7वां से निकला हुआ है, ये दोनों लेंथेनोइड और एक्टेनोइड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है? लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन या पेप्सिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वो है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, जिसे तोड़ने का काम किसका है, तो वो पेप्सिन का है। आपको याद रखना है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। इस तरह से आज का हमारा जो 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो हमारा कंप्लीट होता है। और अभी तक आप चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं, वीडियो को एक लाइक करें, बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए सेट के साथ। धन्यवाद।